बहुत स्वागत कहानी कुर्सी की देख रहे हैं आप। मैं हूं सौरभ आपके साथ। हर्षवर्धन त्रिपाठी जी, विजय त्रिवेदी जी, प्रोफेसर संगीत रागी जी और समीर चौगांवकर जी हमारे साथ हैं। राहुल गांधी जर्मनी गए और वहां जाकर जो उन्होंने बातें कही, 1 घंटे का वीडियो कांग्रेस पार्टी ने डाला है और इस पर फिर हंगामा मचा हुआ है, क्योंकि राहुल जी ने वही किया जो वो विदेशी धरती पर जाकर करते हैं। उन्होंने भारत में लोकतंत्र खत्म हो रहा है, सरकार जो है वो तानाशाही से चल रही है, सारे संवैधानिक संस्थाओं को खत्म किया जा चुका है और ये अब संविधान को मिटा देना चाहते हैं। ये सारी बातें उन्होंने एक बार फिर से कही, तो वो जवाब भी वैसा ही बीजेपी ने उनको दिया। लेकिन सुनते हैं जरा एक बार। राहुल गांधी ने एक जो इंटरेस्टिंग बात बोली है वो ये कि पहले तो कहा कि बीजेपी इज प्रपोजिंग एलिमिनेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन को एलिमिनेट कर देना चाहती है बीजेपी। थोड़ा नया शब्द इस्तेमाल किया उन्होंने। और फिर उन्होंने एक जो इंटरेस्टिंग बात कही वो ये कि लेकिन हम एक सिस्टम ऑफ ऑपोजिशन रेजिस्टेंस तैयार करेंगे, विरोध का एक ऑपोजिशन का एक तंत्र हम तैयार करेंगे और बीजेपी को सत्ता से हटाएंगे। यह बात भी उन्होंने कही है। तो यह भी कोई नया विचार आया हो सकता है उनके पास। सुनते हैं जरा राहुल गांधी को। We've won election in Telangana, we've won election in Himachal Pradesh. We've been raising issues as far as the fairness of elections in India is concerned. I've done press conferences where we have clearly shown without shadow of a doubt that we won the Haryana election, that we actually don't feel that the Maharashtra election was fair. There is a full-scale assault taking place on the institutional framework of our country. There is a wholesale capture of our institutional framework. When you look at our intelligence agencies, you look at the CBI, you look at the ED, they've been weaponized. Look at the number of cases that the ED and the CBI have against BJP people. You'll find the answer 0, right? And look at the number of cases they have against people who oppose them, and you'll find that pretty much most of them are political cases. And so there is a weaponization of the institution. अच्छा, ऐसा कुछ नई बात नहीं कह रहे राहुल गांधी, जो वो यहाँ नहीं कहते हैं। वो एक दो बातें जो मैंने आपको बताया। लेकिन मतलब आप राहुल गांधी जी को उनकी बात सुने अगर, तो मतलब ऐसा लगता है कि हम वाकई में शायद किसी डिक्टेटरशिप में रहते हैं, मतलब डेमोक्रेसी नहीं है भारत में। आप बातचीत की तरफ पहले उनके पहनावा पर आपने ध्यान दिया? अच्छा जी। भारत के अंदर जाड़े में भी जीन्स और टी शर्ट पहन कर चलते हैं या पैंट या शर्ट पहनते हैं। बर्लिन में जाकर रहे हैं तो कुर्ता पजामा और जैकेट पहन रहे हैं। उनको समझाना है, वहाँ की जनता को समझाना है या इंडियन डायस्पोरा कि मैं नेता लायक हूँ भी, मैं जरा धोती कुर्ता नहीं पहन रहे, यही कहीं बात है। रही बात दूसरी बात, जा करके जब आप बाहर में संस्थाओं को आप अपमान करते हैं तो बड़ा दुख होता है, क्योंकि दुनिया में कहीं भी हम जाते हैं, हम उनकी तरह हर जगह तो नहीं घूमते हैं, लेकिन दुनिया में कहीं भी जाते हैं तो हमसे एक चीज़ वो जरूर पूछते हैं, भारत में चुनाव कैसे होता है इतने बड़ा। क्योंकि पूरा यूरोप यदि देख लीजिए तो जो छोटे छोटे देश हैं, कहीं पर 3 करोड़ है, कहीं पर 5 करोड़ है, कहीं पर 7 करोड़ है, कहीं 8 करोड़ है। अमेरिका की पूरी पॉपुलेशन ही 300 मिलियन है। तो आप सोच सकते हैं कि उसमें वोटर कितने होंगे। एक उत्तर प्रदेश के आसपास थोड़ा सा उससे ज़्यादा अमेरिका में वोटर्स हैं। तो वो लोग, उनकी दिलचस्पी होती है कि एक साथ कैसे चुनाव करा लेते हैं आप। और भारत में तो ये उनको लगता है कि भारत एक मैच्योर लोकतंत्र की तरह है। और जब ट्रंप के हालात में, जब व्हाइट हाउस के आगे जिस प्रकार का प्रदर्शन हुआ था सत्ता ट्रांसफर को लेकर के, तब तो उसके बाद तो और भी, उसके बाद तो हम 2-3 जगह गए हैं। उसके बाद वो कहते हैं कि भाई, हम भी कहते हैं बड़े गौरवान्वित होकर के भारत में कभी ऐसा नहीं हुआ सत्ता ट्रांसफर के लिए कोई प्रधानमंत्री अपनी जिद पर अपने प्रधानमंत्री निवास में आकर के खड़ा नहीं हुआ कि हम नहीं, सत्ता ट्रांसफर नहीं करते हैं। लेकिन राहुल गांधी जो बाहर जाकर के बोल रहे हैं, जो घर के अंदर बोल रहे हैं वही बाहर जाकर के बोल रहे हैं। और मजेदार बात है, घर में तो उनको कोई विश्वास नहीं करता है, लेकिन बाहर जब ये बोलते हैं तो वो लोग उन पर विश्वास करते हैं और भारत की साख कम होती है, भारत के लोकतंत्र की साख कम। मैं इसलिए वजह ये बताता हूं। राहुल गांधी, चलिए मैं कहता हूं वहां जाकर के किसी को कन्विंस भी कर लें कि मैं जो कह रहा हूं वो सच कह रहे हैं, तो क्या बाहर की दुनिया भारत से इंटरेक्ट करना बंद कर देगी क्या? नहीं, अरे भाई, भारत का चुनावा प्रधानमंत्री है, उसी सरकार से आपको वास्ता रखना है। वहां की एम्बेसी इंटरेक्ट करना बंद नहीं करेगी। लेकिन जिसको हम कहते हैं ना नैरेटिव बिल्ड करना, नैरेटिव आप कहां बिल्ड करते हैं? वो तो वो 15 साल, 11 साल से कर रहे हैं सर। अब ये जो बात उन्होंने, बिल्ड नहीं होता, नैरेटिव भी ऐसे बिल्ड नहीं होता ना। सब लोग देख भी रहे हैं, दुनिया भी देख रही है। और अब तो जैसे एक ग्लोबल विलेज में हम जहाँ जी रहे हैं,
वहाँ पर इस तरह से नैरेटिव बनाना, नैरेटिव वहाँ बनाने के लिए तो वो साल में मान लो 10 बार भी जा रहे हैं दुनिया भर के देशों में, तो यहाँ तो 360 दिन रहते हैं, 340 दिन रहते हैं ना, क्या नैरेटिव बन गया क्या? तो इसलिए ये फर्क है। और जितने दिन राहुल जी जाते हैं उतने दिन प्रधानमंत्री जी भी जाते हैं, तो वो उससे बड़ा नैरेटिव बनाते हैं। नहीं भाई, ये बात इस लाइन पे क्या कहेंगे आप? मजबूत नैरेटिव बनाते हैं कि देश का लोकतंत्र राहुल गांधी vowed to create a system of opposition's resistance that will succeed in removing BJP from power. What is it? देखिए, इस लाइन में तो कोई ऐतराज ही नहीं है भाई, जो भी पार्टी, लेकिन मूल समस्या पर बात करनी चाहिए। पहली बात तो ये कि वहां से कोई ये भारत में नैरेटिव बना लेंगे, मुझे कतई नहीं लगता भाई। यहाँ वो सारी कोशिश करके देख चुके हैं, तो सही बात है कि 1 दर्जन बार चले जाएंगे साल के, इतने इससे ज्यादा तो नहीं जा पाएंगे। लेकिन मूल समस्या की बात कीजिए। जब दुनिया भर में भारत की बढ़ती ताकत को लेकर उसकी डेमोक्रेसी, उसके इंस्टीट्यूशंस को अंडरमाइन करने की कोशिश हो रही, कमतर दिखाने की कोशिश हो रही, जब पाकिस्तान और बांग्लादेश जैसे देशों में हिंदुओं पर अत्याचार होता है, बांग्लादेश में यूनुस जैसा एक कट्टरपंथी शासक बैठ गया है, जब वेस्टर्न वर्ल्ड को लगता है कि भारत मल्टीपोलर वर्ल्ड ऑर्डर का एक, जिसको कहें कि इनिशिएटर बन गया है, वो अगुआ टाइप का बन गया है, जब दुनिया देख रही है कि दुनिया के सारे जितने मंच हैं उस पर नरेंद्र मोदी अपनी बात प्रभावित, ऐसे में जाकर वहां ये बात कर रहे हैं। भारत में वो किसी पे कोई इसका नैरेटिव का असर होगा, मैं कतई नहीं मानता। ये नैरेटिव दुनिया की उन संस्थाओं को अपने पक्ष में खड़ा करके, और 12 दूना 24 हो जाएगा अब और बड़े मंचों पर, चूंकि ये बात जब वो कहेंगे तो उनको ऐसे और मंचों पर बुलाया जाएगा, जो वेस्टर्न वर्ल्ड है, जो इस्लामिक फोर्सेज हैं, जो ऐसी फोर्सेज हैं जो भारत को कमतर करना चाहती हैं, एंटी डेमोक्रेटिक फोर्सेज हैं, वो सब चाहेंगे कि राहुल गांधी ये बात बोलते हुए दिखें, क्योंकि 140 करोड़ प्लस इतनी बड़ी आबादी वाली डेमोक्रेसी, इतनी स्मूथ तरीके से चलती हुई डेमोक्रेसी, ये दुनिया को अच्छी क्यों लगेगी भला? अच्छा, ये तो वैसे जोड़ दूं कि आज राहुल जी के पास मौका था, मतलब जब भी वो जर्मनी में बोल रहे थे स्कूल में, कि वो कंपेयर करते हिंदुस्तान की माइनॉरिटी के साथ बिहेवियर और बांग्लादेश में हो रही माइनॉरिटी के साथ बिहेवियर पर, कि भाई ये देखिए हिंदुस्तान में कैसे बिहेव किया जाता है माइनॉरिटी के साथ, नहीं आप तो जो और बांग्लादेश में कैसे माइनॉरिटी के साथ बिहेव हो रहा है, इसकी चर्चा वहां करनी चाहिए। और जब भी डेमोक्रेसी की बात होती है, राहुल जी बात करते हैं, तो मुझे ब्रिटेन प्राइम मिनिस्टर याद आते हैं, जो आजादी के पहले हिंदुस्तानियों को जाहिल कहा करते थे, कहते थे लोकतंत्र कैसे चलेगा, तो उनको मैं हर जवाब, हाँ चर्चिल की बात, तो मतलब हर ये बात जो आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं सर, उनको तो ये सुहाता है कि दुनिया को ये लगे कि भारत में माइनॉरिटी बहुत खतरे में है और यही सरकार जो अत्याचार कर रही है। लेकिन राहुल जी को ये तो सारी चिंताएं, चलिए ठीक है, ये बड़ी चिंताएं हैं और बहुत दूर की चिंताएं कर रहे हैं वो, क्योंकि इलेक्शन तो अभी 4 साल दूर है, उनको तो चिंता घर की करनी पड़ेगी। अभी मैं क्यों कह रहा हूं आपसे, रॉबर्ट वाड्रा का, उनके जीजा जी का एक बड़ा इंटरेस्टिंग स्टेटमेंट आया, आपको सुनाता हूं। रॉबर्ट वाड्रा कह रहे हैं कि पार्टी में लोग ये चाहते हैं कि मैं पॉलिटिक्स में आऊं। चलिए ठीक है, ये बात भी वो कई बार कह चुके हैं, लेकिन फिर आगे उन्होंने कहा कि प्रियंका भी आगे आए। सांसद तो बन गई प्रियंका जी, और आगे आने का मतलब क्या? मतलब वो कह रहे हैं कि लोग चाहते हैं प्रियंका कांग्रेस पार्टी को लीड करे, कांग्रेस पार्टी की कमान अब प्रियंका गांधी संभाले। अच्छा, आज ही कांग्रेस के सांसद इमरान मसूद ने भी ये कहा था कि प्रियंका गांधी में प्रधानमंत्री बनने की काबिलियत है। तो राहुल जी को ये चिंताएं ज्यादा करनी चाहिए। सुनिए पहले रॉबर्ट जी को। सबकी मांग होती है, मांग तो सब जगह से है कि प्रियंका आए, और मांग तो ये भी है कि मैं राजनीति में आऊं, पर लोगों अभी जो असल मुद्दे हैं उस पर ध्यान देना चाहिए हमें। अच्छा, प्रियंका जी वाली बात रह गई इसमें, लेकिन अगर इसको देखें, अगर ये पूरा स्टेटमेंट है जिसमें प्रियंका जी पर भी बोले हैं, तो इमरान मसूद ने तो बोल दिया, सांसद ने, एक कि प्रियंका जी प्रधानमंत्री बनने लायक है। निश्चित रूप से मुझे लग रहा है ये सारी चर्चाएं तब से शुरू हुई है जब प्रियंका गांधी अभी सत्र जब खत्म हुआ और प्रधानमंत्री मोदी के साथ, लोकसभा स्पीकर के साथ, वो सब लोग बैठे थे, और प्रियंका गांधी का जो फोटो आया था कि वहां पर हंसी मजाक हो रही है, एक अच्छे माहौल में जो चर्चा हो रही है, वो पहली बार की सांसद है प्रियंका गांधी। उसके बाद उनको इतना महत्व दिया गया कि कैबिनेट मंत्री और बाकी लोग दूर बैठे थे, बिल्कुल वो एक अलग से बैठी हुई थी, उनसे जिससे चर्चा हो रही थी। तो यह निकला कि क्या राहुल गांधी इस तरीके से बिहेव करते हैं विपक्ष के नेता के रूप में, तो अब प्रियंका गांधी के लिए क्या जिम्मेदारी दी जाए? क्या प्रियंका गांधी को कांग्रेस के अगले राष्ट्रीय अध्यक्ष के रूप में पार्टी देखना चाहती है, या प्रियंका गांधी के जो चाहते हैं कि वो आगे बढ़े उनको देखना चाहते हैं, या विपक्ष का नेता के रूप में उनको लोकसभा में देखना चाहती है कि राहुल गांधी विपक्ष के नेता का पद छोड़े? क्योंकि राहुल गांधी की विपक्ष के नेता के रूप में राहुल गांधी है ना, दोनों बेस में, लेकिन मुझे लग रहा है कि अब एक पद तो प्रियंका गांधी चाहिए, सुनिए इमरान मसूद को, कांग्रेस के सांसद या कांग्रेस का अध्यक्ष का पद दे, क्योंकि इंडिया गठबंधन के जो लीडर है वो भी चाहते हैं कि राहुल गांधी विपक्ष के नेता के रूप में कोई भूमिका नहीं निभा पा रहे हैं। नेता तो राहुल, कांग्रेस के नेता तो वही है। एक बार सुन लेते हैं इमरान मसूद। प्रियंका गांधी प्रधानमंत्री हैं क्या? बना दीजिए प्रियंका गांधी को प्रधानमंत्री, देखिए इंदिरा जी की तरह कैसे जवाब देकर आएंगी।
वो प्रियंका गांधी है, उसके नाम के आगे गांधी लगा हुआ है, वो इंदिरा गांधी की पोती है। पाकिस्तान को इलाज ऐसा किया था कि पाकिस्तान सदियों उस दर्द को नहीं भूल पाया। बनाइए प्रियंका गांधी को प्रधानमंत्री। नाम के आगे गांधी है, वो प्रियंका हैं। गांधी को भी जानता हूं, एक जो आम आदमी पार्टी से। गांधी का सरनेम लग जाने से क्या सिंह पैदा हो जाता है क्या, या कोई वो अहिंसा के बड़ा पुजारी हो जाता है क्या, या लोकतंत्र का वो कोई मसीहा हो जाता है क्या? ये वाहियात की बातें हैं। ये सही है कि प्रियंका गांधी वाड्रा कम्युनिकेशन के मामला में राहुल गांधी से बेहतर है, और उनके संसद में भी यदि आप देखेंगे तो एसआईआर पे कांग्रेस पार्टी की तरफ से जो सबसे, जिसे कहते हैं कि सबसे जो प्रभावशाली भाषण रहा, वो श्रीमती प्रियंका गांधी वाड्रा का रहा है। कि राहुल जी बड़े गलत टाइम पर जर्मनी गए, पूरा संसद सत्र लूट ले गई प्रियंका जी। बिल्कुल, जितनी प्रोटेस्ट हुई उसमें प्रियंका जी आ गया। और अब तो ये खासम खास लोगों में से इमरान मसूद कोई फ्रिंज एलिमेंट नहीं है पार्टी का। एक बात, इमरान मसूद बहुत पावर इस समय, अभी उनको वैसे भी क्लोज टू प्रॉक्सिमिटी है इनकी लीडरशिप के साथ। और ये अगर खुल के ये कह रहे हैं बना कि एक बार बन जाए प्रधानमंत्री तो इंदिरा गांधी साबित होंगी, तो ये राहुल जी के लिए चिंता की बातें हैं ये सारी। मैं तो इसको ऐसे ही देखता हूँ। सर, आप कैसे देखते हैं? यही मैं कह रहा हूँ कि ये तो घर के, आपने ठीक से कहा कि भाई घर की भी चिंता कर लेनी चाहिए। और बहुत सारे लोग हैं ना अक्सर, लेकिन अभी फिर पता नहीं, इमरान जी को पता नहीं अभी जो वो कौन थे जिनको निकाल दिया पार्टी ने जब प्रियंका गांधी को प्रधानमंत्री बनाने की, उड़ीसा के, तो वो भी ध्यान रखना चाहिए इमरान जी को कि भाई उस तरह की बात कर रहे हैं तो इस बातों को निकाल देंगे। लेकिन अब ये एक कन्फ्लिक्ट की तरह से देखा जाए कि प्रियंका राहुल क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। प्रियंका राइवलरी बिल्डअप हो रही है कि नहीं हो रही? राइवलरी बिल्डअप हो रही है, धीरे धीरे हो रही है। हालांकि हर बार कुछ कुछ महीनों में कोई ना कोई नेता आकर कर देता है। कुछ नेता जो प्रियंका जी के साथ थे आजकल भारतीय जनता पार्टी में चले गए। सर, ये तब तक राइवलरी बिल्डअप नहीं होगी जब तक प्रियंका गांधी अपनी तरफ से कोई संदेश देने की कोशिश नहीं करेगी कि वो आगे आना चाहते हैं। क्या ये संदेश कैसे आ रहा है? प्रियंका गांधी की तरफ से 2024 के चुनाव के समय भी ऐसा लगता था कि दोनों के बीच में बहुत राइवलरी है, लेकिन उनको पार्टी के अंदर, परिवार के अंदर। और आगे बढ़ के एक बात कह देता हूँ, हमने पहले भी चर्चा की थी। पाटिल जी, आपके पास आ रहा हूँ। ये जो बात वो कह रहे हैं, आप ऐसे भी तो सोचिए, प्रियंका गांधी की अपनी महत्वाकांक्षा है, क्यों नहीं होगी भाई? एज इस सबके साथ है, उम्र के एक पड़ाव तक आदमी चाहता है कि मुझे कुछ हासिल हो जाए। अब जैसी बात हो रही, कांग्रेस के लीडर राहुल गांधी, विपक्ष के नेता राहुल गांधी, सब कुछ तो उनके पास है, कोई चार्ज नहीं, कोई जिम्मेदारी नहीं प्रियंका गांधी के पास। वैसे वो परिवार का हिस्सा है तो सारी ताकत प्रियंका के पास है, वैसे वो सारी ताकतें जो राहुल जी के पास हैं, क्योंकि जैसे इमरान मसूद ने बताया नाम के पीछे गांधी है, तो वो तो उनके नाम के पीछे भी है ना। दूसरी बड़ी बात, कांग्रेस पार्टी या प्रियंका जी को ये लोभ क्यों नहीं होगा कि हमारे बाद कौन? ये बात सरसरी तौर पर उठती रहती है रेहान वाड्रा की। मैं तो खुल के कह रहा हूं, प्रियंका जी, सोनिया जी को पुत्र मोह है तो प्रियंका जी को पुत्र मोह नहीं होगा क्या? इमरान को आप खारिज नहीं कर सकते, वो बड़े नेता, यदि वो प्रियंका के लिए बोल रहे हैं और राहुल के रहते हुए बोल रहे हैं जी, तो प्रियंका जी लीडरशिप रोल में क्यों नहीं आना चाहेंगे? उनको आगे का भी तो देखना है। त्रिपाठी नहीं, पहली बात तो आप लोग गलत शब्दावली का उपयोग कर रहे हैं। कोई राइवलरी नहीं है। राहुल गांधी और प्रियंका बड़े अच्छे भाई बहन हैं, दोनों में बहुत प्रेम है, बहुत स्नेह है। प्रियंका गांधी राहुल गांधी के लिए 2 दशक से मोटा मोटा वो अपने कदम पीछे कर लेती हैं। वो यहां तक पीछे कर लेती हैं कि जब राहुल गांधी अमेठी से जब उनको लगा कि हारेंगे तो उसी दौरान नामांकन कर दिया वायनाड से और हार ही गए। फिर जब ये लगा लौटें तो अमेठी साहस नहीं हुआ तो कहे चलो किशोरी लाल जी को लड़ाते हैं, जीत जाएंगे तो हम कहेंगे हमारा आदमी भी स्मृति जी को हरा देता है, और हार गए तो कोई बात नहीं, वो तो किशोरी लाल जी थे। उन्होंने सीट ली रायबरेली। हर कोई जो कांग्रेस पार्टी के भीतर है वही जानता है कि वहां से राहुल गांधी की डिमांड नहीं थी। इसको फिर से मैं दोहरा रहा हूं, वहां से राहुल गांधी की डिमांड नहीं थी। राहुल गांधी की जगह प्रियंका को रायबरेली से सोनिया गांधी की जगह लाने की मांग थी जी। जब राहुल गांधी ने तय कर लिया, खड़गे जी से कह दिया और उसका अनाउंसमेंट कर दिया, तो प्रियंका जी के पास कोई रास्ता नहीं था। अब सवाल यह है कि आगे क्या? तो ये राइवलरी की बात नहीं है, ये बात है फेल हो चुके, पूरी तरह से ध्वस्त हो चुके, नैरेटिव बनाने में विफल हो चुके राहुल गांधी की, जो अध्यक्ष बन नहीं सकते। उन्होंने खुद कहा हम नहीं बनेंगे। अब क्या विकल्प बनता है? प्रियंका जी स्वाभाविक दावेदार हैं अध्यक्ष की। खड़गे जी के बाद प्रियंका गांधी ही राष्ट्रीय अध्यक्ष बनेंगी। कांग्रेस के भीतर का एक बड़ा वर्ग इसको लेकर पूरी तरह से तैयारी कर चुका है। वो बार बार बहुत खुलकर कहता है, वो बार बार कहता है, ये जो शब्द है ना कि इंदिरा जैसी दिखती हैं, और लेकिन और तो और कमाल है, एक वर्ग है जिसको राहुल से कुछ मिलने लगा, तो वो पता चला कि उनका प्रियंका जी के पास लोगों ने कहा कि अब तो लोग आपका विरोध भी कर रहे हैं।
कि किस हैसियत से आप चाय पार्टी में बैठ गई थी मोदी जी के साथ, हंसने क्यों नहीं? राहुल जी का मिशन कमजोर कर दिया। तो प्रियंका ने कहा ये कौन है, ये सब तो गुलाम दरबारी टाइप के हमारे लोग हैं, इनको 2 रुपया ज्यादा दे देंगे। ये बात तो ठीक है, आप क्यों गई पार्टी में? हाँ भाई, ये बाकायदा नैरेटिव बनाया जा रहा है। अरे आप सोशल मीडिया पर वीडियोस वायरल हैं, कम से कम 3 वीडियो मैंने देखे हैं, और मैं तो समझ नहीं पा रहा हूं वो किस हैसियत से कह रहे हैं कि प्रियंका किस हैसियत से वहां गई। नहीं, आपका मतलब जरा सोचिए। ये आपका भी आंकलन है कि खड़गे जी की जगह बाद में प्रियंका जी लेंगी? 100%। अच्छा चलिए, अब कोई और विकल्प नहीं। एक और, क्योंकि आपने कहा प्रियंका यूपी से आना चाहती थी राजनीति में, रायबरेली उनकी पसंदीदा सीट थी, वो चाहती आप थी। देखिए यूपी में कांग्रेस क्या तैयारी कर रही है, अकेले चलने की तैयारी कर रही है। अब एक बिहार का साइड इफेक्ट है, क्या देखेंगे? कांग्रेस के सीनियर लीडर, यूपी के प्रभारी कांग्रेस के अविनाश पांडे ने यह स्टेटमेंट दिया कि कांग्रेस पार्टी सभी 403 सीटों पर विधानसभा चुनाव लड़ने की तैयारी कर रही है। उन्होंने कहा यूपी में अगले 2 महीने में कांग्रेस 17 सभाएं करने जा रही है। बिहार चुनाव में जो कांग्रेस पार्टी का बहुत खराब परफॉर्मेंस इसके बाद रहा, उसके बाद कई सीनियर नेता ये मांग कर रहे हैं, और लोग कहते हैं कि राहुल गांधी की भी इच्छा यही है कि अकेले लड़ो, अपने दम पर खड़े हो, बैसाखियों के सहारे कब तक चलोगे? लेकिन अगर यहां बैसाखी ना ली तो चल एक कदम भी चल पाएंगे क्या समीर जी? अब उत्तर प्रदेश के अंदर तो कांग्रेस ने बहुत कोशिश करके देख ली। जिस प्रियंका गांधी की बात हो रही है, वो प्रियंका गांधी वहां पर प्रभारी रही, लड़की हूं लड़ सकती हूं उन्होंने दिया, तमाम कोशिश की, उसके बाद भी कांग्रेस की वहां क्या हालत रही। और अब लोकसभा के जिस तरीके से परिणाम आए, अखिलेश यादव के साथ मिलकर जब कांग्रेस लड़ी और कांग्रेस को लगा कि अब थोड़ी स्थिति बेहतर हुई है, बिहार चुनाव के बाद ये जरूर मांग हो रही है। और अविनाश पांडे तो वहां के प्रभारी है, नागपुर से आते हैं, उन्होंने भी ये फीडबैक दिया है पार्टी को कि भाई अखिलेश यादव बहुत ज्यादा स्पेस देने के लिए तैयार नहीं है, वो 40-50 सीटें बमुश्किल हमें उत्तर प्रदेश के अंदर देंगे, और ज्यादातर वो सीटें देंगे जहां समाजवादी पार्टी भी नहीं जीत सकती। इससे बेहतर ये है कि हम जहां हम मजबूत हैं वहां हम लड़ने की कोशिश करें, कम से कम हमें पता तो पड़ेगा हमारा ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रेंथ क्या है। तो मुझे लग रहा है कि अभी समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के अंदर संवाद लगभग सीटों को लेकर बंद है। अविनाश पांडे का ये सलाह है कि पार्टी को अपनी दम पर लड़ना चाहिए। हाँ, लेकिन अभी भी चर्चा तो अभी शुरू होना चाहिए थी। अरे एक तस्वीर इसकी कल से बड़ी चर्चा है। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार दिल्ली आए और प्रधानमंत्री मोदी और गृहमंत्री अमित शाह से उनकी मुलाकात हुई। तस्वीरें चला दीजिए आप। और सीएम नीतीश ने प्रधानमंत्री से और गृहमंत्री से अलग अलग बंद कमरे में मुलाकात की है। जेडीयू के सोर्सेज बता रहे हैं कि इसके 3 मुख्य मुद्दे थे मुलाकात के। पहला, नीतीश कुमार के बेटे निशांत की पॉलिटिकल एंट्री कराना, चुनावी वादों को पूरा करने के लिए केंद्र से स्पेशल पैकेज लेना, और तीसरा, बिहार में अगला कैबिनेट विस्तार होना। और एक बात यह भी है कि बिहार में राज्यसभा की 5 सीटें खाली होने जा रही हैं, तो ये भी चर्चाएं हैं कि भाई कहां से किस किस को यहां से उतारा जाए। ये सारी बातें जो हैं वो हुई हैं। अच्छा, बंगाल में भी चुनाव होने वाला है, तो बंगाल में बिहार का इफेक्ट कैसे पड़े, इसको भी लेकर के शायद चर्चा हुई। हालांकि ये बीजेपी का अपना इंटरनल मामला है, लेकिन ये तस्वीर जो थी इसकी बड़ी कल से चर्चाएं हैं कि नीतीश जी आए और मिले प्रधानमंत्री से और गृहमंत्री से। देखिए, ये इससे एक और बड़ा जो कंट्रोवर्सी जो चल रहा था बिहार के अंदर, जो मुझे लगता है कि उस पर भी कि नीतीश कुमार जी की तबीयत बहुत ख़राब हो गई है, वो ठीक से बिहेव नहीं कर रहे हैं। लेकिन पत्रकारों से जब उनका आमना सामना हुआ तो उन्होंने बात तो नहीं की। यदि वो स्थिति में नहीं होते तो बात जरूर कर देते, ऐसा उम्मीद थी, क्योंकि सामान्यतः वो पत्रकारों को अवॉइड नहीं करते हैं नीतीश जी। अब कहाँ बोलते हैं? नहीं बोलते हैं, ऐसा नहीं है। पत्रकार जहां भी उनको मिल जाए। अरे तस्वीर बता दो, ये अभी जो कार्यकारी अध्यक्ष बने बीजेपी के नितिन नवीन, वो पटना में उनका रोड शो चल रहा है आज उनके, क्योंकि बिहार से हैं तो उनका स्वागत हो रहा है वहां पर, उसकी तस्वीर चल रही। जी हाँ, दूसरी बात, मुझे नहीं लगता है कि कैबिनेट पर विस्तार के बारे में अभी तो हुआ ही है कैबिनेट। मुझे नहीं लगता है कि कैबिनेट के विस्तार के बारे में चर्चा हुई। नीतीश कुमार जी के बेटे को लेकर के पटना में बहुत इस प्रकार की बातें चल रही है कि वो चाहते हैं कि उनका बेटा जो है वो कैबिनेट का हिस्सा पहले बने और बाद में जो है वो दावेदारी यदि आगे जाकर के बनती है तो बनाई जा सकती है। लेकिन बेटे की दावेदारी से ज्यादा मुझे उनकी दावेदारी की चिंता हो रही है, वो जो खड़े साइड में सम्राट चौधरी, इनकी दावेदारी का क्या? आज भास्कर ने खबर करी है कि बैठक को लेकर, दैनिक भास्कर में खबर आई है पटना में कि 7 निश्चय जो नीतीश कुमार ने कहा था उसको पूरा करना है और उसके लिए फंड की जरूरत है। तो पैसों की बात की नीतीश कुमार ने कि भाई फंड है, तो मोदी ने कहा है कि आप आगे बढ़िए, आपको कोई कमी नहीं होगी, जो मदद कैसे चाहिए आर्थिक हम पूरी आपको देने को तैयार हैं। दोनों बातें, लेकिन आपको लगता है कि हॉट है अभी सम्राट चौधरी जी की नजर जिस कुर्सी पर है और जैसे एंट्री करानी है निशांत की, लल्लन सिंह की, वो चाहते ही हैं कि सम्राट चौधरी की नजर तो है ही इसमें, क्या बार बार उनको याद दिलाते हैं आप उनको? वो नजर पहले भी थी, उनको लग रहा था कि मान ही जाएंगे, अब नजर है। और निशांत जी की एंट्री होगी तो वो सीएम तो नहीं होंगे, ये तो तय है कि नीतीश की जगह निशांत की एंट्री इसलिए चाहती है बीजेपी कि भाई
विदाई ठीक से हो जाए, प्रेम से हो उनकी जाए, एंट्री हो तो इनकी एग्जिट इनकी एग्जिट हो नीतीश जी की, और फिर नहीं, जो बात चल रही है वही कि उनको पहले कैबिनेट मंत्री बना दिया बना जाए। दिया हाँ वो जाए, ठीक है, बिहार लेकिन में। मतलब सब सम्राट जी का नंबर चर्चाएं तब हैं। ये सब चर्चाएं चल रही है, और ये सब तो फॉर्मली होता ही प्रेस नोट बनाने के लिए कि भाई वो पैसा मांगने आए हैं, विशेष बहाना योजनाओं चाहिए के लिए होता है। कोई ना कोई तो बहाना चाहिए। लेकिन अमित शाह जी से भी मिले, नहीं तो आमतौर पर मुख्यमंत्री आते हैं तो प्रधानमंत्री से मिलते हैं कि भाई एक कर्टसी कॉल के लिए, क्योंकि चुनाव के बाद पहली बार आए हैं तो वो कर्टसी कॉल में मिले। अब वो ये भी सोच रहे होंगे, ठीक ही सोच रहे होंगे कि अमित शाह से मिले बिना तो काम नहीं चलेगा। जी जी, त्रिपाठी जी अभी बताएंगे हमको कि क्या अंदर बातें हुई, क्योंकि क्लोज डोर मीटिंग्स थी। त्रिपाठी जी को खबर? नहीं देखिए, इसमें कहीं कोई संदेह नहीं है कि ये उसी खबर को एक तरह से कहें कि ना, जो बॉम्ब जैसा था कि नीतीश जी रहेंगे कि नहीं रहेंगे, उसको डिफ्यूज करने के लिए बुलाई गई। ये रणनीतिक मुलाकात ज़्यादा थी, इसमें बहुत कुछ ऐसा तय हुआ हो ऐसा कतई नहीं। ये पूरी तरह से रणनीतिक मुलाकात थी। नीतीश जी को आना था दिल्ली, जिससे कि वो प्रधानमंत्री और गृहमंत्री के साथ मिले, साथ में उनके सम्राट चौधरी और लल्लन सिंह हैं। लेकिन जिस तरह से वो पत्रकारों से बच रहे हैं, जिस तरह से वो पत्रकार वार्ता से बच रहे हैं, वो नीतीश कुमार जो राह चलते कुछ न कुछ बताते थे, अरे हम बताए नहीं था, याद नहीं है, भुला गए क्या जी, इस टाइप वाले अंदाज वाले नीतीश जी गायब हो गए। मैं फिर कह रहा हूं, विकल्प तो खोजना ही पड़ेगा।